हाय मेरे जेगेडी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 6 नंबर का आपका ये चैप्टर आता है। अब वो 6 नंबर का एग्जैक्ट पूरा 6 नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए या 4 नंबर और एक एक वाले 2 एमसीक्यू, भैया वो तो सीबीएसई ही जाने। लेकिन एक बात याद रखना, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को ना मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि यार उनको समझ ही नहीं आता। एक एंट्री में कुछ हो गया, एक एंट्री में कुछ हो गया, फिर किसी में अमाउंट हो गई, किसी में अमाउंट वो हो गई। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया। मेरे को ईजीएस्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर लगता है और इतना आसान लगता है कि मतलब इसमें वही रटे रटाए स्टेप्स हैं जो आपको करने होते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना, एकदम राइट टाइम पे कर रहे हैं हम ये चैप्टर। ठीक है, देखो एज पर आवर शेड्यूल जो है हमारा बहुत अच्छा चल रहा है ये शेड्यूल। हम हमारे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म तक पहुंच चुके हैं। मात्र 3 से 4 क्लासेस हो रहे हैं और वहां पर आपका सेट हो जाएगा मामला। और यहां तक का सफर नहीं है भैया, आगे भी आती रहेंगी वीडियोस। आगे तो मेन है, अभी देखना तुम क्या क्या सोच रखा है तुम्हारे लिए। ठीक है, और जिस जिस बच्चे ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा भैया, अकाउंट्स एंड इको की महफिल आप देख सकते हैं। सारी की सारी जितनी भी अपडेट्स हैं सारी यहीं आती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम हमारे डिसोल्यूशन की रैपिड रिवीजन कर लेंगे और फिर आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। और वीडियो खत्म होते ही प्रैक्टिस पे लग जाना, क्योंकि सोचा ना कि यार थोड़ी देर बात करूंगा, शाम को करूंगा, ये वो एक्सेट्रा, बस उसी में दिन निकल जाएगा, फिर भूल जाओगे ये सारा चैप्टर। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। थ्योरी पार्ट को स्किप करते हैं, पर इतनी सी बात याद रखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि हमारी जो फर्म है, हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो अब बंद हो रही है। हम शटर डाउन करके बिजनेस बंद करके जा रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं जा सकते। सबका हिसाब क्लियर करना पड़ेगा, जितना एसेट जितना माल पड़ा है उस सबको क्लियर करना पड़ेगा, जिस जिसका उधार पेंडिंग है उस सबको देना पड़ेगा। और तभी जब हमारे अकाउंट सेटल होंगे, जब हमारे एक्चुअली में टेक्निकली अकाउंट्स बंद होंगे, तब जाकर हम हमारा बिजनेस बंद कर सकते हैं। तो ये सारा लिखा हुआ है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन क्या क्या होते हैं। इसमें से एक थ्योरी क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें थ्योरी सिर्फ इतनी है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद सीधा आ जाता है हमारा प्रैक्टिकल पे। चलो आ जाओ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके सेक्शन 48 और 49 जो हम थ्योरी वाले पार्ट में कवर करेंगे, अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन, सबसे पहली बात, सबसे पहला रूल ये समझो। देखो अब हमारे अकाउंट्स को क्लोज करने जा रहे हैं, अब हम हमारे अकाउंट्स को बंद कर रहे हैं टोटली, लेकिन वो ऐसे बंद नहीं कर सकते, हमें उन्हें क्लियर करना पड़ेगा। तो क्लियर करने के लिए ना सबसे पहले जो जो चीजें आपकी बैलेंस शीट में प्रेजेंट है उनको हटाओ। ठीक है जी, फिर उसके बाद देखो उनको बेच के पैसा आता है, लायबिलिटीज को पेमेंट करनी पड़ती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब बाद में आएंगे झंझट पे। ठीक है, तामझाम पे पहले हम हमारे एसेट एंड लायबिलिटीज को क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहली एंट्री जो आपकी इसमें आ जाती है विच इज रियलाइजेशन टू सन्ड्री डेटर्स, ये होता है आपका क्लोजिंग ऑफ एसेट अकाउंट। अच्छा, इसमें एक स्पेशल अकाउंट खुलता है जिसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन एसेट। ये अकाउंट स्पेशली जो खोला जाता है इसका नॉमिनल नेचर होता है और ये खोला ही इसलिए जाता है सो दैट वी कैन रियलाइज आवर एसेट्स एंड रीपे आवर लायबिलिटीज। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री इसमें क्या हो जाती है, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट। लेकिन 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 ये भैया ऐसा नहीं है कि बस सारे एसेट चले जाएंगे। जितने एसेट देखे एक एक करके आपने सारे डाल दिए। ये नोट का ध्यान रखना कि इसमें से जो है सारे एसेट आपके जो हैं वो नहीं जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब कौन कौन से एसेट नहीं जाते हैं, एक बात याद रखना, कैश एंड बैंक बैलेंस कभी नहीं जाएगा आपका रियलाइजेशन में, कैश एंड बैंक बैलेंस, क्योंकि अल्टीमेटली हमें चाहिए ही कैश ना सब कुछ क्लियर करने के लिए। उसके बाद जितने भी आपके इनटेंजिबल एसेट्स हैं वो सारे के सारे जाएंगे। ठीक है जी, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। कई बच्चों को लगता है सर गुडविल, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, सर गुडविल कहां जाएगा? भाई गुडविल भी रियलाइजेशन में जाएगा। एसेट टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी आपका रियलाइजेशन पे जाएगा और उनकी ग्रॉस वैल्यू पे जाएगा। ग्रॉस वैल्यू का मतलब है अगर उन पे कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो वो अलग से लायबिलिटी मानकर उसको रियलाइजेशन में डालेंगे, जो अभी हम एंट्री देखेंगे। लेकिन उसके अलावा ठीक है ये सारे ग्रॉस वैल्यू पे जाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे आ जाते हैं जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं। फिक्टिशियस एसेट्स जो होते हैं वो कुछ भी नहीं होते, बस वो लॉसेज होते हैं जिनको राइट ऑफ करना बाकी है, जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, जिनको हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस के नाम से भी जानते हैं, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये नहीं जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। ये और ये सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखना इतनी सी कि भैया जितने भी फिक्टिशियस एसेट आ रहे हैं लॉसेज, देखो इसके अलावा तो और कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, सिंपल सी एंट्री हो जाती है। जितने भी आपके फिक्टिशियस एसेट, जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज आते हैं, जो सेम होता है आपका एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में। इसको कंपेयर मत करना उससे, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ से। इसको आप एक टोटली न्यू चैप्टर समझो। आप कई बच्चे क्या गलती करते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, क्योंकि वो गुडविल उधर रिवैल्यूएशन में नहीं जाती है जो बुक्स में आ रही होती गुडविल, यहां बच्चे समझते हैं सर यहां
कभी नहीं जाएगी, तो उधर से कंपेयर मत करो, इट इज टोटली अ डिफरेंट चैप्टर। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है आपका वो है कि भैया जो आपका प्रोविजन एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोविजन अगेंस्ट डेटर या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो अलग से एज अ लाइबिलिटी रियलाइजेशन में जाते हैं। ठीक है जी, तो जितने भी एसेट के अगेंस्ट आपके प्रोविजन या फिर रिजर्व बने हुए हैं, भले ही वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। हाँ, एक और बात, कई बच्चों को लगता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है पार्टनर्स में सीधा डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर कोई इन्वेस्टमेंट पे लॉस नहीं हुआ। भैया इन्वेस्टमेंट पे लॉस हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आईएफआर अपना डालना ही पड़ेगा रियलाइजेशन में। एसेट के अगेंस्ट जितने भी प्रोविजन और रिजर्व एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे आपके रियलाइजेशन में जाते हैं, तो रिवर्स एंट्री हो जाती है क्योंकि ये लाइबिलिटी नेचर के होते हैं। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू रियलाइजेशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। आई एम रिपीटिंग अगेन, ठीक है। कैश और बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, एसेट भले ही टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो ग्रॉस वैल्यू पे जाएगा। फिक्टिशियस एसेट सीधा पार्टनर्स में राइट ऑफ होंगे पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू। प्रोविजन अगेंस्ट एसेट या फिर रिजर्व अगेंस्ट एसेट हमेशा जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज कई बार आती है लोन टू पार्टनर एसेट साइड में, इसमें मेंशन नहीं है बट मैं आपको वैसे बता दूं लोन टू पार्टनर कई बार आ जाता है, तो वो लोन टू पार्टनर भी रियलाइजेशन में नहीं जाता है, वो सीधा और सीधा बैंक अकाउंट के डेबिट में जाता है, ठीक है जी। लोन टू पार्टनर भी नहीं जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। अब चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे विच इज क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटीज। मैंने क्या बोला, सबसे पहले बैलेंस शीट हटानी है, बैलेंस शीट बंद होगी तभी तो देखेंगे ना सारे गेम, ठीक है। तो अब एसेट जब हम क्लोज कर रहे थे तो रियलाइजेशन, क्योंकि देखा जाए तो हम अपने एसेट को जीरो कर रहे हैं तो लॉस हो रहा है, तो रियलाइजेशन उस केस में डेबिट हो गया। और जब हम अपनी लायबिलिटीज को जीरो कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट हो गया, तो रियलाइजेशन उस केस में क्रेडिट हो गया। तो इसकी सिंपल सी एंट्री होगी सन्ड्री लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन। जितनी भी लायबिलिटीज आ रही है वो रियलाइजेशन में चली गई, एक्सेप्ट कौन कौन सी। अच्छा एक बात याद रखना, सिर्फ थर्ड पार्टी लायबिलिटी जाती है रियलाइजेशन में। कौन सी लायबिलिटी जाती है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी लायबिलिटी जाती है। दैट मीन्स अगर पार्टनर के प्रति कोई लायबिलिटी है, भले ही वो कैपिटल हो भले ही वो लोन हो, वो कभी रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। अगर पार्टनर के किसी रिलेटिव का लोन है, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, पार्टनर वाइफ लोन, पार्टनर ब्रदर लोन, ये वो फलाना ढिमकाना एक्सेट्रा, वो कभी रियलाइजेशन में हमेशा जाता है। पार्टनर के रिश्तेदार का हमेशा जाता है, पार्टनर का लोन कभी नहीं जाता, पार्टनर की कैपिटल कभी नहीं जाती, ठीक है। क्योंकि जैसे ही पार्टनर का रिश्तेदार का लोन हो गया, पार्टनर की वाइफ का, पार्टनर के ब्रदर का, मिसेस ए ऐसे करके लिख देते हैं, वो वाइफ का हो गया, तो वो जो है वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, वो हमेशा जाती है। सिमिलरली जितने भी आपके पार्टनर के लोन अकाउंट है वो कभी रियलाइजेशन में नहीं जाते, उनका सेपरेट अकाउंट होता है, तो वो सीधा बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाते हैं, उनकी पेमेंट होती है। उसके बाद आते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। क्या आते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। तो जो आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे वो तो गए नहीं थे, तो ये कैसे चले जाएंगे, तो ये भी सीधा पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पीएनएल डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, रिजर्व फंड डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब इसमें एक स्पेशल रिजर्व आता है जिसका नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वो जाएगा या नहीं जाएगा वो डिपेंड करता है उसके केसेस पे, वो जाएगा या वो नहीं जाएगा वो डिपेंड करता है उसके केसेस पे। चलो आ जाओ हम बात करते हैं उसके केसेस के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हमारे WCR की, किसकी बात करूं, अगर हमारे WCR की, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर मैं देखूं, अगर कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट, तो आपको कुछ भी नहीं करना, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है जो अभी तक आप करते आ रहे हो, सेकंड केस लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है लेकिन जो लायबिलिटी की वैल्यू है वो WCR से कम है, तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, ठीक है। रियलाइजेशन ट्रांसफर ऑफ WCR ओनली अप टू लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी की पेमेंट की एंट्री अलग होगी, लेकिन जो WCR ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं तो वो ट्रांसफर होगा लेकिन ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। जैसे अगर सपोज करो WCR 10,000 है, लायबिलिटी सिर्फ 2,000 पे एग्जिस्ट करी है, तो हम रियलाइजेशन में WCR ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। लेकिन कितना ट्रांसफर करेंगे, सिर्फ 2,000 जितना, कितना ट्रांसफर करेंगे 2, बाकी का 8 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर जो थर्ड केस हो गया आपका लायबिलिटी इज इक्वल टू WCR, तो इस वजह में वही सेम रूल लागू होगा कि पूरा ट्रांसफर हो जाएगा ना, क्योंकि इस बारी लायबिलिटी WCR के बराबर है, कि मतलब WCR बुक्स में 10,000 का एग्जिस्ट कर रहा था और लायबिलिटी भी उसके अगेंस्ट 10,000 की ही अराइज हुई है। दैट मींस उसका मतलब क्या हो गया कि भैया पूरा का पूरा रिजर्व यूज होना चाहिए लायबिलिटी के लिए, तो पूरा रिजर्व जो है आपका रियलाइजेशन में चला जाएगा। एंड फोर्थ केस होता है आपका जहां पर लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो WCR से ज्यादा होती है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी अगेन जो है आपका WCR जाएगा, लेकिन इस बार अपनी उससे लिमिट से ज्यादा तो जा नहीं सकता वो, ठीक है, अपनी लिमिट से ज्यादा तो जा नहीं सकता, तो WCR जाएगा लेकिन ओनली अप टू फुल अमाउंट ऑफ WCR, ओनली अप टू अमाउंट ऑफ WCR,
ठीक है, मतलब जितनी WCR की अमाउंट है सिर्फ उतना ही जाएगा, उसके अलावा नहीं जाएगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा नहीं डाल सकते। और ये सिर्फ, अगेन माइंड यू, ये सिर्फ WCR ट्रांसफर करने के केसेस हैं, लाइबिलिटी पेमेंट की एंट्री अलग होगी जो अभी हम बात करेंगे। ठीक है जी, तो ये होता है आपका WCR का केस। उसके बाद अगर हम आए, प्रोविडेंट फंड इज नॉट योर रिजर्व, वो भले ही फंड वर्ड वहां पर यूज हो जाता है, बट इट इज अ श्योर शॉर्ट लाइबिलिटी, वो एक लाइबिलिटी है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई लाइबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू अराइज अगेंस्ट एनी फाउंड रिजर्व, एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन और ये सब, तो वो सिर्फ उतना ही जाएगा जितना की लाइबिलिटी आती है, और अगर नहीं आती है तो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट। अभी मैंने सारे केसेस डिस्कस कर लिए। उसके बाद ये दो एंट्रीज हो गई आपकी। अगर आपका कोई पार्टनर लोन आ रहा है तो वो अलग से बैंक अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बातें ध्यान रखना। उसके बाद आता है आपका रियलाइजेशन ऑफ एसेट। अब आप नीचे आओगे, एडजस्टमेंट्स में आपको दे रखा होगा कौन कौन से कितने कितने एसेट्स जो है आपके रियलाइज हो गए, तो उसकी एंट्री क्या होती है। देखो, आप अपने पूरे एसेट्स को जीरो कर चुके थे ऊपर, रियलाइजेशन टू एसेट्स करके। अगर आप एसेट्स बिक रहे हैं और उसका पैसा आ रहा है आपके पास, तो ये प्रॉफिटेबल बात हुई, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है टू रियलाइजेशन। और ये वाली जो एंट्रीज होती हैं ये सिर्फ एग्रीड वैल्यू पे होती है, इनका बुक वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है, ये बात याद रखिएगा, आज दिमाग में डाल लो। एग्रीड वैल्यू, 1 लाख का एसेट था, 2 लाख का एसेट था, 1 करोड़ का एसेट था, 2 करोड़ का एसेट था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ बिक के पैसा कितना आया, एज सिंपल एज दैट। जितना पैसा आया सिर्फ उतने से एंट्री होने वाली है। ठीक है, सिमिलरली जब एसेट जो है कोई पार्टनर ले जाता है, तो उस केस में हमारे पास पैसा तो नहीं आया, लेकिन हम उसकी कैपिटल को कम करते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसकी कैपिटल को कम करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। अगेन प्रॉफिट तो हो ही रहा है ना, क्योंकि हम अपने एसेट को जीरो मान चुके हैं। ठीक है, सिमिलरली जो आपका अगला केस होता है, व्हेन एसेट्स आर टेकन ओवर बाय एनी क्रेडिटर इन पार्ट और फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू। तो अगर कोई जो क्रेडिटर या फिर कोई भी लाइबिलिटी है, नॉट ओनली क्रेडिटर, कोई भी लाइबिलिटी है जिसकी सेटलमेंट एसेट देकर हो रही है, अब वो पार्ट सेटलमेंट हो या फुल सेटलमेंट हो, तो ऐसे आपके जो है टोटल 3 केस बनते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर वो फुल सेटलमेंट है तो कोई एंट्री पास नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। कोई एंट्री पास नहीं होगी ना एसेट ट्रांसफर करने की, ना उसकी पेमेंट की क्रेडिटर की, क्योंकि देखो अगर टेक्निकली देखा जाए तो आपका एसेट जा रहा है तो रियलाइजेशन क्रेडिट, प्रॉफिट हो रहा है भैया, कोई अमाउंट देकर ही जा रहा है आपको, और आपकी लाइबिलिटी की पेमेंट हो रही है लॉस, क्योंकि आप अपनी लाइबिलिटी को जीरो मान चुके ऊपर अब, लेकिन पेमेंट हो रही है, तो उसमें केस में रियलाइजेशन डेबिट हो गया, तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन टेक्निकली कोई एंट्री नहीं बनती है। सेकंड केस होता है अगर पार्ट पेमेंट हो रही है, तो पार्ट पेमेंट 2 वे में हो सकती है। एक होता है कि यार एसेट की वैल्यू ज्यादा थी और लाइबिलिटी की वैल्यू कम थी, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सिर्फ उतना लाइबिलिटी पार्ट जितने पे सेटल होगी पूरी लाइबिलिटी, उसकी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। ठीक है जी, उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, लेकिन वो जो बैलेंस ऑफ एसेट बचा है, अगर वो लाइबिलिटी हमें पे कर देती है वो कैश में, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक टू रियलाइजेशन। और इसमें दूसरा केस क्या होता है कि लाइबिलिटी की अमाउंट ज्यादा थी, एसेट की अमाउंट कम थी, या फिर एग्रीड वैल्यू कम हुई है, तो जितनी बैलेंस अमाउंट रह जाएगी लाइबिलिटी की, उसकी पेमेंट की एंट्री यहां पर हो जाती है। ठीक है, अच्छा आपके CBSE गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर टेंजिबल एसेट, सिर्फ टेंजिबल एसेट, वो भले ही स्टॉक हो, वो भले ही डेटर हो, वो भले ही आपका बिल रिसीवेबल हो, भले ही स्टॉक मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, ये सारे हो, फर्नीचर हो, तो इनकी अगर कोई भी वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि बिके या नहीं बिके, कितना पैसा आया, तो आप हमेशा मानोगे कि ये पूरी वैल्यू पे बिके हैं। ये कितनी वैल्यू पे बिके हैं, ये पूरी वैल्यू पे बिके हैं, फुल वैल्यू जो भी बुक्स में आ रही थी बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, लेकिन वी कैन नॉट से सेम फॉर आवर इनटेंजिबल एसेट, वी कैन नॉट से सेम फॉर आवर इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट का सिंपल रूल है, अगर उसके बारे में कुछ नहीं दिया है तो आप मानते हो कि वो नहीं बिका, वो रियलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले पार्ट पे, विच इज फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। क्या हो गया, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अच्छा, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज में क्या हो गया कि आप देखो, हम ऊपर अपनी लाइबिलिटीज को जीरो कर चुके थे लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन करके, अब हमारी लाइबिलिटीज के अगेंस्ट पेमेंट जा रही है, तो लॉस हो रहा है, तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, और टू बैंक, क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है। यही अगर पार्टनर को एग्री करे हमारी लाइबिलिटी पे करने में, कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि पार्टनर एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, तो हमारी लाइबिलिटी वो पे कर रहा है, तो हम उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, उसके बाद कई बार होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अच्छा, एक ये नोट है, ध्यान से देखना, इफ नथिंग इज स्टेटिंग रिगार्डिंग द सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। अच्छा, ये भी CBSE गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ कि कितनी पेमेंट हुई या नहीं हुई, तो आप मानोगे पूरी बुक वैल्यू पे उसकी पेमेंट जो है हो गई है।
उसके बाद आता है फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या आता है? फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब इसमें क्या होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में? कई बार क्या होता है ये सारी जो डिसोल्यूशन हम कर रहे हैं, एसेट की वैल्यूएशन करना, ये वो बेचना, कितने में बिक रहा है, इसके लिए जो है हम एक बंदा अपॉइंट कर देते हैं, या फिर जो खर्चे लगते हैं वो हो जाते हैं आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसकी सिंपल सी एंट्री होती है रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, ठीक है। अच्छा, अगर खर्चे हमारे पार्टनर पे कर रहा है तो ये सेम हमने एक्सपेंसेस के कैसे रिवैल्यूएशन में ही पढ़े थे, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। सिमिलरली खर्चा जो है वो हमारा नहीं है, हमने पे करा, लेकिन बियर उसने करना था पार्टनर ने, तो यहां पर हम उसकी कैपिटल कम कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। हम बियर नहीं कर रहे, इसलिए रियलाइजेशन यहां पर डेबिट नहीं हो रहा है। उसके बाद जो अगला केस आ जाता है कि जहां पर हम पार्टनर को फिक्स्ड अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक केस मिस हो गया यहां पर डी वाला, विच इज कि जब हम पार्टनर को बोलते हैं कि तू बियर करेगा और वो एक्चुअली में बियर करता, पेमेंट भी खुद करता, तो इसके लिए हमारी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ना तो हमारा खर्चा ना तो हमारा पैसा गया। उसके बाद आता है व्हेन पार्टनर इज पेड अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर बियरिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस देन एक्चुअल एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी कंसीडर्ड। तो कई बार क्या होता है हम पार्टनर को रेम्यूनरेशन देते हैं कि भैया जो हम तुझे इतना पैसा दे रहे हैं, सारा रियलाइजेशन का ताम झाम जो है वो संभाल लियो, ठीक है, और उसकी हम एंट्री क्या करते हैं, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। उसके बाद कई बार क्या होता है वो जो खर्चा है वो उसको बियर करना होता है, और कई बार होता है कि हमें बियर करना होता है, जिसको हम इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव वाला जो है केस बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि when expenses are paid by one partner and borne by another, अच्छा एक ये भी केस हो जाता है कि जिसमें बियर तो किसी एक पार्टनर ने करने थे, दे किसी दूसरे पार्टनर ने दिए, तो जिसने बियर करने थे उसकी कैपिटल डेबिट, जिसने पे कर दिए उसकी कैपिटल हो गई यहाँ पर क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं तो हम चेक करते हैं कि हमारा जो रियलाइजेशन का अकाउंट जो है उसमें प्रॉफिट आ रहा है लॉस। अगर क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट से तो आ जाएगा प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर डेबिट ज़्यादा क्रेडिट से तो आ जाएगा लॉस जो कि अगेन पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन टू रियलाइजेशन अकाउंट हम वो पढ़ लेते हैं जो आपके केसेस थे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाले। अच्छा, इसमें क्या होता है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। इसमें क्या होता है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, जो हम उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, जो हम उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर वो इंक्लूसिव है या फिर वो एक्सक्लूसिव है, ठीक है, तो ये दो ही पर्टिकुलर सिचुएशन बनती है। इंक्लूसिव का मतलब पार्टनर बियर कर रहा है, पार्टनर बियर, ठीक है, और एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया फर्म बियर कर रही है एक्सपेंसेस। तो अगर पार्टनर बियर कर रहा है और पेमेंट भी अगर पार्टनर ने करा है, पेमेंट भी अगर पार्टनर ने करा है, पेड बाय पार्टनर, तो इस केस में नो एंट्री, नो एंट्री, ठीक है। बियर भी वही कर रहा है, पे भी वो कर रहा है, हमें क्या लेना देना इसमें, ठीक है। उसके अलावा अगर वो फर्म पे कर रही है, पेड बाय फर्म, तो अभी जो हमने ऊपर केस पढ़ा था हम उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे, एंट्री हो जाएगी कैपिटल डेबिट टू बैंक, क्योंकि बियर वो कर रहा था, पे हमने कर दिए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस वाले में आ जाऊं, इसमें हो जाएगा पेड बाय फर्म, बियर भी फर्म कर रही है और पे भी फर्म कर रही है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। और अगर पे जो है पार्टनर कर रहा है, पेड बाय पार्टनर, तो इस केस में रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। और मेक श्योर ये एंट्री अलग से है, उसके अलावा जो उसकी रेम्यूनरेशन की एंट्री है वो अलग होगी, उसका कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। ये एडिशनल एंट्री है जो साथ में होगी। चलो अब चलते हैं हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में। देखो क्वेश्चन जो है या तो जर्नल एंट्रीज का आएगा या रियलाइजेशन का अकाउंट का आएगा, ठीक है। तो अगर हम हमारे रियलाइजेशन में आए तो सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है इसमें हमारे एसेट ट्रांसफर करने का, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, बिल रिसीवेबल, उसके अलावा डेटर्स हैं आपके, मोटर कार है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, कैश, बैंक, यहाँ तक है, सॉरी यहाँ तक आपके जितने भी है वो सारे एसेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपनी लाइबिलिटीज ट्रांसफर करते हो, जितनी भी लाइबिलिटीज अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शंस जो है वो आप डालते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आते हो आप अपनी एडजस्टमेंट्स पे कि भैया किसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन जो है हमें दे रखी है। तो अगर वो हमें एसेट्स के बारे में बता देता है कि भैया जो एसेट्स हैं वो इतने इतने में बिके हैं, तो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अगर कोई एसेट हमारा पार्टनर ले जाता है तो यहाँ पर पार्टनर, क्योंकि एंट्री हमने क्या करी थी, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, देखो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ रहा है सारा ये अकाउंट। अगर किसी को जर्नल एंट्रीज आती है अच्छे से तो इसको अकाउंट में कभी दिक्कत नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा अगर वो लाइबिलिटीज की हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है तो हम उसकी पेमेंट की एंट्री कर देंगे। अगर कोई पार्टनर हमारी लाइबिलिटी लेके जा रहा है, ठीक है, उसके अलावा जो है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की पेमेंट हो रही है, ठीक है, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो एसेट, अगर बिक रहा है तो वही एंट्री होगी, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो लाइबिलिटी अगर पे हो रही है तो वही एंट्री
एंट्री होती है जो पेमेंट की बाकियों की होती है। उसके अलावा जो एक्सपेंसेस हो गए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और अगर लॉस आ रहा है तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। लॉजिक वही है, अगर एंट्रीज आती हैं तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे पार्टनर्स कैपिटल कैसे दिखते हैं। कई बार 6 नंबर के क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल भी आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लरी दिख रहा है क्योंकि एक्सपैंड करने पे ये कट रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है अलग से एक फॉर्मेट बना देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, फिर हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो अगर मैं बात करूं पार्टनर्स कैपिटल की, 2 है 3 है, उसके हिसाब से बना लीजिएगा। मेरा अभी एक ही एज्यूम करके कर रहा हूं। ठीक है, तो चलो 2 का कर लेते हैं, फिर कई बच्चों के कमेंट आते हैं सर पार्टनरशिप का आएगी जब ओनर ही एक है तो। ठीक है, तो सपोज करो पार्टनर पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, सबसे पहले आ जाएंगे बैलेंस बी डी। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जनरल रिजर्व, पीएनएल, कंटिंजेंसी रिजर्व, उसके अलावा कोई लॉस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, अगर WCR वहां नहीं गया तो यहां आ जाएगा, अगर वहां गया तो यहां नहीं आएगा। ठीक है, उसके अलावा पार्टनर हमारी कोई लाइबिलिटी पे कर देता, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, यहां आ जाएगा रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लाइबिलिटी का नाम। ठीक है, अगर वो हमारा कोई एसेट ले जाता है तो यहां आ जाएगा रियलाइजेशन, ब्रैकेट में एसेट का नाम। ठीक है जी, तो बस मोर और लेस यही होता है। अगर कोई एक्सपेंसिव उसके लिए रेम्यूनरेशन मिल रही है उसको डिसोल्यूशन करने के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा रेम्यूनरेशन ब्रैकेट में, जिसको मिल रही है उसके नीचे अमाउंट आ जाएगी। फिर जो भी इनका जो बैलेंसिंग फिगर आता है, हम बैलेंस सीडी नहीं लिखते क्योंकि भैया अब कहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अब तो अकाउंट्स ही बंद, बिजनेस बंद, तो फिर फाइनल पेमेंट इनको हो जाती है और ये जो है आपका मैच हो जाता है। तो ये होता है इसका पूरा सिस्टम, ये होता है इसका पूरा सिस्टम। जो इस पर्टिकुलर जो ब्लरी पिक्चर है उसमें भी यही था, कुछ अलग नहीं था। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि डिसोल्यूशन में यही है, बस यही है, यही डिसोल्यूशन में है और फुल फ्लेज क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है जिसमें रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और बैंक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट करा हुआ है, जैसे एक हो गया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और सबसे आखिरी क्वेश्चन। एक हो गया आपका नॉर्मल ये वाला क्वेश्चन, एक जर्नल एंट्रीज वाला क्वेश्चन और एक आपका हम करेंगे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट वाला क्वेश्चन। तो जैसे इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है नेम एन आइटम विच इज ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से अकाउंट में जाती है? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में, मतलब क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन में जा रही है। दैट मींस वो कोई लाइबिलिटी होगी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बट डज नॉट इन्वॉल्व कैश पेमेंट, लेकिन उसकी कभी कैश पेमेंट नहीं होती है। तो इसके एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, ये सब आप जो है क्वेश्चन में लिख सकते हो क्योंकि ये सारी जाति तो वहां पर है। ठीक है, IFR हो गया, ये सॉरी उसने हाँ IFR भी हो सकता है। ये जाति है सारी क्रेडिट साइड में बीइंग अ लाइबिलिटी नेचर, लेकिन इनकी कभी पेमेंट नहीं होती क्योंकि टेक्निकली ये लाइबिलिटी नहीं होती जो हम आउटसाइडर्स को ओ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें जर्नल एंट्री से ध्यान से देखना, ये ऐसे वाले क्वेश्चन भरपूर मिलेंगे और ज्यादातर चांसेस इसी में से आने के, ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जरा हम अपना जो है अरेंज कर लें सारा सिस्टम, फिर आ जाओ करते हैं इस पे। तो उसने क्या बोला, पास इन सेसी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ टोनी एंड रोनी आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कहां ट्रांसफर हो चुकी है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसका मतलब हमें सिर्फ उनके एसेट और लाइबिलिटी के सेटलमेंट की एंट्री करनी है। ठीक है, तो जैसे उसने सबसे पहला क्या बोला, एक अनरिकॉर्डेड एसेट था 2000 रुपए का, हमें नहीं फर्क पड़ता अनरिकॉर्डेड था या नहीं था क्योंकि जो रिकॉर्डेड थे वो भी जीरो हो चुके हैं और ये तो पहले से ही जीरो है, ऐसा नहीं है, इसको बुक्स में डालेंगे अब। एंड कैश ऑफ 3000, टोटल हो गया अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 2000, कैश ऑफ 3000 वाज पेड फॉर लायबिलिटी ऑफ 6000 इन फुल सेटलमेंट। अब ध्यान से देखना, जब भी एसेट को यूज कर रहे हैं लायबिलिटी पेमेंट के लिए तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। तो ये 2000 तक तो हटा दो, ये 2000 तक तो हटा दो। हमें सिर्फ किसका करना है? 3000 रुपए का। हमें सिर्फ किसका करना है? 3000 रुपए का, जो हमने एक्चुअल में पेमेंट करी है। तो इसकी सिंपल सी एंट्री जो है आपकी हो जाती है। और वो एंट्री क्या होती है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अगर हम आते हैं हमारी सबसे पहली वाली पे, तो इसमें हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर उसने कैश बोला तो हम यहां पर जो है कैश वर्ड यहां पर यूज करने वाले हैं।
ठीक है, क्योंकि कई टीचर ना इस बेसिस पे भी मार्क्स जो है काट देती है। और 3000 दिया था तो 3000 ही आएगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर लाइबिलिटी तो 6 की थी, एसेट 2 का गया और कैश 3 का गया, तो जो 1000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, डिस्काउंट जिसे हम बोल सकते हैं, वो हमने क्यों नहीं डाला? रियलाइजेशन में कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं देखना, ऑटोमेटिकली बुक होता है, ये बात याद रखना। इसलिए मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, बहुत खास लगता है, क्योंकि इसमें मेरे को झंझट देखना ही नहीं। अगर ये रिवैल्यूएशन रहा होता तो मैं जरूर रिवैल्यूएशन में 1000 का प्रॉफिट डालता, लेकिन ये डिसोल्यूशन है, रियलाइजेशन है, इसमें मेरे को एसेट लायबिलिटी का झंझट देखना नहीं, ऑटोमेटिकली डलता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एंट्री। 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब 1000 रुपीज के हो गए, हैव बीन टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स ले गए एट देयर मार्केट वैल्यू ऑफ 20। अब वो 100 शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है? 20 चल रही है। इसका मतलब हो गया 2000 इन द रेशियो विच इज 3:2 सॉरी। तो 2000 को अगर हम 3:2 में बांटेंगे, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता पहले क्या वैल्यू चल रही थी, अभी करंट वो कितनी वैल्यूएशन पे ले गया, हमें बस वही मैटर करता है। तो अगर मैं देखूं 2000 को 3:2 में बांटना है तो ये आ जाएगा आपका 1200 और 800। क्या आ जाएगा ये आपका? 1200 और 800। तो जो दो पार्टनर्स कौन कौन से बोले थे उसने हमें? दो पार्टनर्स का नाम नहीं दिया हुआ उसने, बस इतना बोला टेकन ओवर बाय पार्टनर, ऊपर दिया होगा। ठीक है, 5000 फॉर द बुक्स ऑफ टोनी एंड रोनी, टोनी एंड रोनी। तो टोनीज कैपिटल डेबिट, रोनीज कैपिटल डेबिट, टोनीज कैपिटल डेबिट। ठीक है, हमारा एसेट लेकर जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात जो है हम उनकी कैपिटल को डेबिट करेंगे। रोनीज कैपिटल डेबिट 800 टू रियलाइजेशन। एसेट नाम नहीं आ जाएगा, ये बात याद रखना, एसेट नाम नहीं आएगा बिल्कुल भी। कहीं ये गलती कर बैठो, इस गलती की माफी भी नहीं है मेरी जान। ठीक है, तो एक सिस्टम है, उसको समझो अच्छे से और फिर क्वेश्चंस करो। ठीक है, बहुत सिर्फ मेरे को एग्रीड बैंक रियलाइजेशन, रियलाइजेशन बैंक, पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन, रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल, तो ले देकर यही एंट्रीज हैं और जो भी एग्रीड वैल्यू दे रखी है उस पर कर देना। अब उसने क्या बोला? स्टॉक जो था वो 30,000 का था, जो हमारा क्रेडिटर ले गया 40,000 का एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% इन फुल सेटलमेंट, एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% इन फुल सेटलमेंट उसने बोल दिया। देखो यहाँ पर स्टॉक है 30,000 का, कितने का? 30,000 का। क्रेडिटर था हमारा 40,000 का। अच्छा, वो 30% का डिस्काउंट जो है हमें दे गया एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, अब कई बारी जो है ये डिस्काउंट वर्ड स्टॉक के ऊपर लगता है, कई बारी जो है ये डिस्काउंट वर्ड क्रेडिटर के ऊपर लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में दोनों पे नहीं लगेगा। रीजन उसने यहाँ पर फुल सेटलमेंट वर्ड जो है वो यूज कर दिया। यहाँ पर वो फुल सेटलमेंट दे दे तो जब भी एसेट का यूज हो रहा है लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए, फुल सेटलमेंट पार्ट नहीं, मैंने डिस्कस किया था, तो कोई एंट्री बुक्स में नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर जो है हम सिर्फ नो एंट्री लिख के छोड़ देंगे। यहां पर हम जो है सिर्फ नो एंट्री लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि उसने फुल सेटलमेंट यहां पर वर्ड यूज कर दिया, मतलब अब और पैसे देने की जरूरत उसे नहीं है। अच्छा, अगर यहां पर वो फुल सेटलमेंट वर्ड यूज नहीं करता और फिर उसके बाद क्या एंट्री होती है ये भी बता देता हूं मैं आपको। स्टॉक ऑफ 30,000 वाज टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर ऑफ 40,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%। तो उसने स्टॉक को ले गया 30% के डिस्काउंट पे। जो 30,000 का है उसमें 30% होता है आपका 9,000 रुपए। कितना होता है आपका? 9,000 रुपए। मतलब वो स्टॉक की वैल्यूएशन क्या लगा के गया? 21,000 रुपए। तो 40,000 हमने उसको हमने देने थे, 21,000 रुपए का वो स्टॉक वैल्यू लगा के गया। पहले कितने का था कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कितने में लगा के गया वही मैटर करता है। तो इसका मतलब है जो बाकी के 19,000 हैं उसके बारे में उसने अगर फुल सेटलमेंट नहीं बोला तो हम उसको पे करेंगे। तो यहां पर सिर्फ 19,000 की एंट्री होगी, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी जब भी ट्रेड ऑफ होते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। तो यहां पर हो जाता है आपका रियलाइजेशन टू बैंक 19,000। लास्ट वाले पे आते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 4,000 वर टू बी बॉर्न बाय रोनी। रोनी यूज्ड फर्म्स कैश फॉर पेइंग दीस एक्सपेंसेस। मतलब 4,000 उसने बियर करने थे, लेकिन हमारे कैश लेकर उसने बियर कर दिए। तो हम क्या करेंगे? वो तेज है तो हम भी तो तेज है, तो हम रोनी की कैपिटल जो है डेबिट कर देंगे। तो रोनीज कैपिटल डेबिट 4,000 और हमारा कैश गया तो हमारा कैश कम हो जाएगा, तो टू कैश आ जाएगा यहाँ पर आपका 4,000। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? 4,000। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। मैं पहले फॉर्मेट बना लूं, फिर एक एक करके करेंगे। ठीक है, 6 नंबर में आ जाता है सीधा क्वेश्चन। पार्टनर्स कैपिटल आने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। एक सम ऐसा लगा लो ना के बराबर ही है, बट मैं बच्चों को हर बार बोलता हूँ भैया रिस्क नहीं लेना, आपने प्रिपरेशन ऐसी रखनी है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, कि ना ही आए, लेकिन अगर आ भी गया तो हम भैया तैयार हैं, पूरा देख लेंगे। ठीक है जी, तो पर्टिकुलर अमाउंट, उसके अलावा पर्टिकुलर अमाउंट।
चलो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। सबसे आखिरी क्वेश्चन था जो मैंने बोला था आप लोगों को करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो आपके सामने है, पहले मेरे को देखो, मेरे को इन एडजस्टमेंट्स की तरफ देखना भी, नजर भी नहीं मारनी, मेरे को नजर भी नहीं मारनी, मेरे को नहीं देखना इसको। जैसे रास्ते में एक्स दिख गई है हमारी तो हम नजर नहीं मारते, नजर घुमा लेते हैं। अगर कुछ ज्यादा ही प्यार था तो फिर उसी पे नजर रह जाती है हमारी। ठीक है, चलो आ जाओ। तो देखो सबसे पहले क्या बैलेंस शीट है, उसने बोला हरीश और गोपाल है जो थे 3:2 में फॉलो कर रहे थे। अब आपको ये बैलेंस शीट दे रखी है, उन्होंने बोला कि हम डिसॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बैलेंस शीट का स्यापा जो है वो मुकाना होता है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम आते हैं एसेट में। एसेट में कौन कौन सा नहीं जाएगा, वहां पर कैश नहीं जाएगा, बैंक नहीं जाएगा, उसके अलावा ये चार हो जाएंगे, कैश और बैंक नहीं जाएगा, उसके अलावा चार हो जाएंगे, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर एंड लीज होल्ड प्रीमाइसेस। तो यहां पर हम लिख लेते हैं डेटर, ठीक है, 2 लिख लेना, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर एंड प्रीमाइसेस। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू हो गई आपकी 76, 2 लाख, 2 और 1 3, ठीक है, 2 लाख, 1 लाख, 76 20, 2 लाख, 1 लाख, 76 20। ठीक है, तो ये हो गई 2 लाख, 1 लाख, 76 और 20। इसका टोटल बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है ऐसे, 2 और 3, 3,76,000, 3,96,000। अब आ जाते हैं लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज कौन कौन सी है, क्रेडिटर्स जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जाएंगे। गोपाल का लोन नहीं है ये, अगर वो होता वो ना जाता, गोपाल की वाइफ का लोन है, थर्ड पार्टी बन गया, ये भी जाएगा। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड गोपाल्स वाइफ लोन। ठीक है, तो 36, 10 एंड 50, 36, 10 एंड 50। तो यहां पर हम डाल देते हैं क्रेडिटर्स 36, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10 एंड गोपाल वाइफ्स लोन 50 था, 56 था, तो 30, 50, 30, 80, 90, 96,000 यहां पर आ गया, 96,000 आपका यहां पर आ गया। ठीक है, 50, 10, 36, बिल्कुल ठीक है। चलो अब आते हैं एडजस्टमेंट्स पे। अब हमने कहीं और नहीं देखना, बैलेंस शीट की तरफ नहीं देखना, अब सिर्फ एडजस्टमेंट में देखना है। गोपाल एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, गोपाल एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। तो अगर कोई हमारी लाइबिलिटी जो है पार्टनर पे कर रहा है तो हम उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे और रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा गोपाल्स कैपिटल, वैल्यू उसने बोली है, अगर कोई वैल्यू दे देता तो वो आ जाता गोपाल्स वाइफ लोन। हम ब्रैकेट में पूरा लिखेंगे क्या, किस वजह से उसकी कैपिटल जो है हम बढ़ा रहे हैं। पूरा 50,000 उसने बोला मैं पे कर लूंगा, तुम्हारा भाई देख लेगा, कोई टेंशन नहीं है, मेरी बीवी ने वैसे ही बहुत ले रखा है मेरे से, मैं उस हिसाब कर लूंगा मैं उससे। अगले पे आ जाओ। लीज होल्ड प्रीमाइसेस रियलाइज 1,50,000 एंड डेटर्स 12,000 लेस, एंड डेटर्स 12,000 लेस। तो रियलाइज लीज प्रीमाइसेस से कितने आया, 1.5 लाख, और डेटर्स ने 12,000 कम दिया। तो इसका मतलब दिया कितना होगा, हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है कि दिया कितना। लॉस प्रॉफिट हमने अभी अभी कुछ भी नहीं देखना। तो 12,000 कम दिया तो उसका मतलब उसने 64 दिया होगा, 1.5 लाख आ गया मेरा प्रीमाइसेस से, 1.5 लाख आ गया मेरा प्रीमाइसेस से। तो यहां पर आ जाएगा आपका बैंक, ठीक है, प्रीमाइसेस 1.5 लाख इससे आ गया, और डेटर से कितना आना था मेरा 64, डेटर से कितना आना था मेरा 64। ठीक है, अभी देखते हैं अगर और अमाउंट आनी हो इसमें। उसके बाद वो बोलता है हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट फर्नीचर ऑफ द फर्म एज फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम एंड रिमेनिंग हाफ एग्रीड टू एक्सेप्ट 10% लेस। देखो क्रेडिटर्स कितने के थे 36 का आधा हो गया 18 की तो फुल सेटलमेंट होगी फर्नीचर देकर, तो बात ही खत्म होगी, फर्नीचर देकर उसकी फुल सेटलमेंट होगी। बाकी के बच्चे जो 18 हैं उन्होंने 10% हमें डिस्काउंट दे दिया, तो 18,000 का 10% कितना हो गया 1800, तो हमने उसको कितनी दिया होगा 16,200। कितना दिया होगा 16,200। तो यहां पर आ गया बैंक और ब्रैकेट में आ गया क्रेडिटर्स, और 16,200 हमने उसको पेमेंट जो है कर दिया। ठीक है, उसके बाद 50% ऑफ स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय हरीश ऑन पेमेंट बाय चेक ऑफ 90,000 एंड रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 94,000। अच्छा, यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो हमारा स्टॉक है वो हरीश ले गया, लेकिन पैसे देकर गया, तो हम इसमें हरीश की कैपिटल कम नहीं करेंगे। हरीश की कैपिटल तभी कम करते हैं जब वो एसेट बिना पैसे दिए ले जाए, तो हम उसकी कैपिटल से काट लेते हैं। यहां पर उसने बोला ऑन पेमेंट बाय चेक ऑफ 90,000, तो इसका मतलब है 90,000 का चेक आया स्टॉक की वजह से, तो स्टॉक का यहां पर आ गया आपका 90,000, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं, हमारा उसने क्या बोला, रिमेनिंग स्टॉक जो था 50% स्टॉक ले गया था, वो तो स्टॉक था 2 लाख का, आधा हो गया 1 लाख, तो बचा हुआ 1 लाख है वो बिका 94 में। ठीक है, तो 90 + 94 इसको हम सीधा ही कर देते हैं 1,84,000। कितना कर देते हैं हम 1,84,000। ठीक है, इसको हम 1,84,000 कर देते हैं सीधा, क्योंकि दोनों से पैसा ही आया है। उसने बोला बाकी का जो था वो 94 में बिक गया, और जो हरीश ले गया था वो 90 का चेक, तो दोनों से पैसा ही आया ना हमें, तो 1,84,000 हो गया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 वर पेड बाय गोपाल ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो हम इसमें गोपाल की कैपिटल जो है बढ़ा देंगे, तो यहां पर आ जाएगा गोपाल्स कैपिटल
ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अमाउंट कितनी थी, अमाउंट थी आपकी 10,000 रुपये, अमाउंट थी आपकी 10,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इसकी अमाउंट बाहर लिख देते हैं, 150 और 150 हो गया आपका 3 लाख, 3,34 प्लस 60, 3,34 प्लस 60, 3,94, 3,98,000 हो गया। ये कितना हो गया आपका 3,98। अगर गलत कराओ तो बताना, आई डोंट थिंक गलत होगा ये। ठीक है, 112, 280, 320, 380, एक मिनट, 330 सॉरी 330 प्लस 60, 390, 398 एकदम ठीक है। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, देखो पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखना है किसी लाइबिलिटी की अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, उसने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की इन्फॉर्मेशन दी थी, नहीं दी थी, तो उसकी हम पूरी पेमेंट करेंगे, उसकी हम पूरी पेमेंट करेंगे। बैंक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और पूरी पेमेंट हो जाएगी 10,000 रुपये। क्या बोला था नोट में कि जब लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं दिया तो पूरी बुक वैल्यू पे। क्रेडिटर्स का हो गया था हिसाब, उसकी वाइफ के लोन का हो गया था, डेटर्स हो गए थे, स्टॉक हो गया था, वो आधा पैसा आ गया था, फर्नीचर तो हमारा क्रेडिटर ले गया था, और प्रीमाइसिस हो गए। तो आई गेस वी आर गुड टू गो हियर। बस हम यहाँ पर अब उनके टोटल कर देते हैं और पता लगाते हैं भैया प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, तो यहाँ से करें पहले, तो कौन सी साइड ज़्यादा दिख रही है, देखो 396, 398, तो यहाँ से इजी हो जाएगा, बट चलो कोई नहीं करते हैं। आ जाओ, 396 प्लस 50, 390 प्लस 50 होता है 440, 446, 456, 456 प्लस 6 हो गया 456 प्लस 6, 462, 472, 482, 482, 200, 482, 200, ये आ रहा है आपके डेबिट साइड का। इधर आ जाओ, 390 और 90 हो गया आपका 480, 488 प्लस 6, 488 प्लस 6, 494, 494, उधर था 482, 200, 482, 200 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 494 में से 482 गए 12, 12 में 200 गए, 11,800 रुपये का जो है आपका प्रॉफिट आ गया, 11,800 रुपये का प्रॉफिट आ गया। और उनकी आपकी PSR क्या चल रही थी 3:2, तो 11,800 को डिवाइड बाय 5 करेंगे, इंटू 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 2 10 और 5 3 15, 6 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। रोनी टॉनी, मतलब देख लेना भैया कौन सा क्या था, हो हरीश गोपाल, टोनी रोनी वाला कौन सा क्वेश्चन था। एक तो ना भाई इतना भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ भाई, क्या होता जा रहा है मेरे को। चलो कोई नहीं, होता है। तो हरीश और गोपाल, हरीश गोपाल 3:2 है, इंटू 3 करेंगे 0 18, ठीक है, 3 3 9 और 1 10, 3 2 6 7, ठीक है, और 2 से करेंगे 0 12, 3 2 6 7 और 2 2 4, ठीक है, 7 और ये 4 हो गए 11, 11,800, बिल्कुल ठीक आ गया 11,800। फिर हम इसको मैच कर देंगे, जो कि अमाउंट आ जाएगा 4,94,000, 4,94,000, और यहाँ पर आपको जो है पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो आई होप आपको रियलाइजेशन की रैपिड रिवीजन हो चुकी है बहुत अच्छे से। भैया क्वेश्चन बैंक आपके पास है, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास है, जल्दी से इस पे लग जाओ, रुकना नहीं है, वीडियो देखो और लग जाओ। ठीक है, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वहीं डिस्कशन होंगे, वहीं अपडेट्स होंगे, वहीं सॉल्यूशन डलने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।